हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की चर्चा हो रही थी औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। लगभग हमने जो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में हमने मोस्टली जो है आपसे डिस्कस हम कर चुके हैं। लेकिन जो बचे हुए हैं वो आज के लेक्चर में जो है हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक क्या है कि औद्योगिक क्रांति के समय किए गए महत्वपूर्ण आविष्कार। जो कल का हमने आपके साथ कल का जो लेक्चर आपसे डिस्कस किया था उसमें जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, किस वजह से हुई, उसके कारण क्या थे, इसके बारे में अध्ययन किया गया, हमने आपसे डिस्कस किया। और इसके साथ साथ में कृषि के क्षेत्र में कौन कौन सी मशीनों का आविष्कार हुआ, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा किया। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्या कि जो कपड़ा उद्योग के क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण मशीनों का आविष्कार किया गया है इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इन सारे डिटेल्स जो इन्वेंशन है, इतने सारे इन्वेंशन हुए हैं, इन इन्वेंशन के बाद में सोसाइटी में इफेक्ट क्या क्या पड़े, उस चाहे राजनीतिक हो या आर्थिक हो, इस तरीके से जो है, और सामाजिक हो, इस तरीके से जो प्रभाव पड़े समाज पर, उसके बारे में भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो औद्योगिक क्रांति से संबंधित है ये आज का जो है लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग कल मैं देखती हूँ कौन सा चैप्टर है, उस चैप्टर को जो है हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए फिर हम अपने समय को जो है बचत करते हुए हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज क्या है, आज औद्योगिक क्रांति के समय किए गए महत्वपूर्ण आविष्कार। तो कौन कौन से आविष्कार किए गए हैं इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में 1733 में जानके ने किस मशीन का आविष्कार किया? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। ये फ्लाइंग शटल क्या होता था? तो ये बुनाई करने वाली मशीन होती थी, यानी कि कपड़ा बुनने वाली मशीन होती थी जिसको फ्लाइंग शटल कहते थे। तो इसका आविष्कार किसने किया है? जानके ने किया है। कब किया है? 1733 में। इसके बाद में 1764 में एक जॉन हरग्रीव्स साहब आते हैं। इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया है? इन्होंने स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया है। स्पिनिंग मशीन ये क्या होती है? ये कताई मशीन होती है। तो इसका आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स हरग्रीव्स साहब ने 1764 ईस्वी में किस मशीन का आविष्कार किया है? स्पिनिंग मशीन का आविष्कार किया है। फिर इसके बाद में आता है 1769 यानी 1769 में जो है रिचर्ड आर्कराइट ने जो है वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया। किसका किया? वाटर फ्रेम का इन्वेंशन किया, यानी यांत्रिक चरखे का, विद्युत चरखे का जो है किसने इन्वेंशन किया? तो ये किया है रिचर्ड और आर्कराइट ने। अब इसके बाद में आता है 1779 में जो है एक थे कौन? सैमुअल क्रॉम्पटन साहब। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है स्पिनिंग म्यूल का जो है आविष्कार किया। ये स्पिनिंग म्यूल क्या होती थी? तो ये भी एक कताई से संबंधित मशीन थी जिसका इन्वेंशन किसने किया है? तो इसका इन्वेंशन किया है सैमुअल क्रॉम्पटन ने। क्लियर हो गया ना? तो ये जो ऊपर के चार जो इन्वेंशन करता है, जो भी जो इन्वेंशन हैं और जो इन्वेंशंस हुए हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें क्या होता है कि ये सन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हमने जो इनका डेट है यानी सन है उसको हमने आप लोगों के समक्ष जो है लिख लिया है। तो ये चार जो है उपयुक्त चार जो इन्वेंशंस हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब इसके बाद में आते हैं एडमंड कार्टराइट। कौन आते हैं? एडमंड कार्टराइट आते हैं। इन्होंने जो है क्या किया है? पावर लूम मशीन का आविष्कार किया है। पावर लूम मशीन यानी कि सैमुअल क्रॉम्पटन, ये जो दूसरा इन्वेंशन स्पिनिंग मशीन और जो है वाटर फ्रेम, इन दोनों को मिला करके जो है पावर मशीन का आविष्कार किया। क्या है ये स्पिनिंग मशीन थी। ठीक है, अब स्पिनिंग मशीन ये किससे चलती थी? तो ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीन थी जिसका इन्वेंशन किसने किया था?
एडमंड कार्टराइट ने किया था। इसके बाद में एलिफ वेटले साहब आते हैं। इन्होंने क्या किस चीज का इन्वेंशन किया? तो इन्होंने जो है कॉटन जिन का आविष्कार किया। किसका? कॉटन जिन का। कॉटन जिन होता है जो कि कपास जो रुई होती है ना गांव में, जिसका वो बनता है ब्लैंकेट बनता है ना, रजाई बनती है, तो इसका आविष्कार यानी कपास ओटने वाली मशीन का इन्वेंशन किया। तो वो किसने किया था? जो है एली वेटले साहब ने। क्लियर हुआ? अब इसके बाद में आते हैं रिचर्ड रॉबर्ट्स। तो इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था? रिचर्ड रॉबर्ट्स साहब ने जो है बुनाई मशीन का आविष्कार किया था। ये कैसी मशीन थी? तो ये पहली स्वचालित मशीन थी। कैसी थी? स्वचालित मशीन, मतलब कि अपने आप चलने वाली मशीन। एक बार स्टार्ट कर दो और वो कंटिन्यू चलती रहती थी। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था? तो रिचर्ड रॉबर्ट्स ने किया था। किसका? बुनाई मशीन का आविष्कार किया था। फिर आते हैं एलियास हो। एलियास हो ने जो है किसका? सिलाई मशीन का इन्वेंशन किया। सिलाई मशीन वही मशीन जिससे प्रेजेंट टाइम में जो है कपड़े सिले जाते हैं ना, तो इसी का जो है सिलाई मशीन का आविष्कार किया। तो ये थे महत्वपूर्ण कपड़ा उद्योग से संबंधित जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए थे कब? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत। तो ये आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप समय के साथ इन सब का रिवीजन करते रहिएगा। अब इसके बाद में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेंशन, जो जो इन्वेंशन हुए हैं यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रह गया है। अब इसके बाद में हम चलते हैं यानी जल विद्युत के क्षेत्र में इसी समय इसी दौरान यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत कौन कौन से इन्वेंशन किए गए, तो इसके बारे में हम आपसे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो 1698 में एक थे थॉमस सावरी साहब। कौन थे? थॉमस सावरी साहब थे। इन्होंने क्या किया? इंजन का मॉडल बनाया। एक इंजन का क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक इंजन का मॉडल बनाया और इसका नाम क्या दिया? तो नाम दिया खनन मित्र। क्या नाम दिया? खनन मित्र। और क्या दूसरा नाम क्या है? माइनिंग फ्रेंड। तो ये कौन सी ये इन्वेंशन किस क्षेत्र में काम कर रहा था? तो ये इन्वेंशन काम कर रहा था कि खानों के अंदर से कोयला निकालने वाली मशीन थी। कौन सी? माइनिंग फ्रेंड यानी खनन मित्र। जो खानों के अंदर से जो कोयला निकाला जाता था, तो वो कोयला निकालने वाली मशीन थी। कौन सी? खनन मित्र या माइनिंग फ्रेंड। इसका इन्वेंशन किसने किया है? तो इसका इन्वेंशन किया है इसका इन्वेंशन जो है किया है थॉमस सावरी साहब ने। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में दूसरा आता है 1712 की बात आती है। तो 1712 में एक जो है आते हैं थॉमसन न्यूकोमैन। कौन आते हैं? थॉमसन न्यूकोमैन आते हैं। इन्होंने जो है क्या किया है? वाष्प इंजन का इन्वेंशन किया। क्या किया? वाष्प इंजन का इन्वेंशन किया। इस वाष्प इंजन का यूज कहां पर होता था? कि जहां से खानों से, जिन खानों से कोयला निकाला जाता था, तो अगर वहां पर पानी की मात्रा होती थी, तो पानी, वो ये जो मशीन जो होती थी उन खानों से पानी खींचने का काम करती थी। तो इसका आविष्कार किसने किया था? थॉमसन न्यूकोमैन साहब ने किसका? वाष्प इंजन का इन्वेंशन किया। इसके बाद में आते हैं 1769 में जेम्स वॉट आते हैं। ये जेम्स वॉट बहुत जाना माना नाम है। आई होप आप सारे लोग इस नाम से परिचित होंगे। तो इन्होंने इन्वेंशन क्या किया था? इन्होंने जो है भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार तो थॉमसन न्यूकोमैन ने भी किया है, लेकिन इन्होंने भी किया है, लेकिन इनके इंजन में और जेम्स वॉट के इंजन में डिफरेंस क्या था? वो डिफरेंस ये था कि जो भी मतलब जो थॉमसन न्यूकोमैन ने जो इंजन बनाया था, तो इस वाष्प इंजन में जो दोष थे, जो कमियां रह गई थी, तो उनको दूर किसने किया था? जेम्स वॉट ने दूर किया था। क्लियर हुआ ना कि क्या अंतर है? भाप के इंजन का इन्वेंशन थॉमसन न्यूकोमैन भी कर रहे हैं और जेम्स वॉट भी भाप के इंजन का इन्वेंशन कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? तो डिफरेंस ये आता है कि इन्होंने क्या किया?
जो कि न्यूकोमैन ने जो वाष्प का इंजन बनाया था, जो कमियां रह गई थी, जो कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर किया था किसने? जेम्स वॉट ने। अब इसके बाद में आता है 1814। 1814 में इन्वेंशन क्या हुआ है? तो 1814 में स्टीफेंसन साहब एक आते हैं। इन्होंने क्या किया है कि रॉकेट भाप इंजन का प्रयोग किया है। रॉकेट भाप इंजन यानी कि जब 1830 में पहली बार रेलगाड़ी चली है, तो जो 1830 में जो पहली रेलगाड़ी चली है, उसमें जो इंजन यूज हुआ था उस रेलगाड़ी में, यानी पहली जो रेलगाड़ी में इंजन यूज हुआ था, उसका आविष्कार किसने किया था? स्टीफेंसन साहब ने किया था। तो ये रेलगाड़ी का इंजन का आविष्कार किसने किया है? स्टीफेंसन ने किया है। अगर समय पूछते हैं तो समय क्या होगा? 1830 ईस्वी में। अब इसके बाद में ये किसके क्षेत्र में थे? जल विद्युत क्षेत्र में थे। इंपॉर्टेंट इन्वेंशन क्या क्या हुए, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आए हुए हैं या आने वाले हैं, उन्हीं के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया है। अब इसके बाद में बचता है लौह इस्पात उद्योगिक क्षेत्र में इन्वेंशन क्या क्या हुए। तो उसमें जो है, आइए हम इसके बारे में भी आपसे डिटेल में चर्चा करते हैं कि 1730 में दो होते हैं फ्रेंड्स होते हैं। एक होते हैं अब्राहम डर्बी और दूसरे होते हैं जान सेवक। इन दोनों लोगों ने मिल करके जो है पत्थर के कोयले का, क्या है, पत्थर के कोयले का इन्वेंशन किया। तो पत्थर के कोयले को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो कोक के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्होंने इन्वेंशन ये किया कि जो पत्थर का कोयला है यानी कोक है, तो वो जो उद्योगों में है किस तरीके से यूज हो सकता है, इसके बारे में इन लोगों ने जानकारी जुटाई। अब आता है 1784। तो 1784 में जो है एक आते हैं हेनरी कोट साहब। इन्होंने क्या किया है कि शुद्ध व अच्छा लोहा बनाने की तकनीकी ढूंढ ली थी। कैसा? शुद्ध व अच्छा लोहा बनाने की तकनीकी जो है ढूंढ ली थी। किसने? हेनरी कोट साहब ने। अब आते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट है। तो वो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन क्या है कि सड़क निर्माण की तकनीकी को जो है किसने ढूंढा था? तो एक थे कौन? मकाडम साहब ने। इन्होंने जो है क्या किया था कि सड़क निर्माण की नई टेक्निक को जो है सर्च कर लिया था। इसके बाद में आते हैं नहर निर्माण के लिए, कि नहर निर्माण की टेक्निक किसने ढूंढी थी? तो इन्होंने जो है जेम्स बिडले साहब ने जो है नहर निर्माण की जो है टेक्निक को क्या किया था? सर्च किया था। इसके बाद में आता है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया है? तो ग्राहम बेल ने किया है। इसके बाद में क्या आता है? सुएज नहर का आविष्कार किसने को ढूंढा किसने है? तो सुएज नहर को जो है फर्डिनेंड द लेरसेप ने ढूंढा है। ठीक है, सर्च किया है। फिर कौन आते हैं? रेडियो का आविष्कार किसने किया है? तो रेडियो का आविष्कार गुलियेमो मार्कोनी ने किया है। किसने? गुलियेमो मार्कोनी। तो ये थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। आई होप आप समझ गए होंगे। हालांकि इसमें समझने वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 4 बार रिवीजन करना है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये थे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन जो कि औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हुई थी। यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ था उसी टाइम पीरियड के अंतर्गत इन सारी चीजों को खोजा गया था। अब हमने जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाते टाइम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था अवधारणा। अवधारणा के अंतर्गत परिभाषा आ रही थी, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया। दूसरे नंबर पर जो है जो इंग्लैंड में जो है क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, या औद्योगिक क्रांति क्यों हुई उसके कारण हम लोगों ने जाना, और क्या जाना, और तीसरे जो दूसरे पार्ट के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन हुए हैं उसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। अब जो तीसरा पार्ट था तो वो क्या था कि इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो समाज पर प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रभाव पड़ता है कौन सा?
सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि हमने आपको जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाया था या पुनर्जागरण पढ़ाया था, हमने आपको बताया था कि इस समय जो है क्या था कि इस समय सामंत वर्ग जो है समाज में हावी था। तो इन लोगों का क्या हुआ है कि सामंत वर्ग का अंत हो गया। क्या हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी पर। क्या पड़ा है कि सामंत वर्ग का अंत हो गया था और मध्यम वर्ग जो है अस्तित्व में आया। यानी कि सामंत वर्ग का स्थान जो है किसने ले लिया था? तो मध्यम वर्ग ने ले लिया था। समाज में तीन वर्ग होते हैं ना, एक उच्च वर्ग और सबसे ऊपर वाला उच्च वर्ग और सबसे नीचे वाला निम्न वर्ग, और जो बीच वाला होता है वो क्या होता है? मध्यम वर्ग। तो इन सामंत वर्गों का जो है अस्तित्व किसने ले लिया था, स्थान किसने ले लिया था? तो मध्यम वर्ग ने ले लिया था। ये बहुत बड़ा सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ा था। इसके बाद में क्या है कि दूसरा प्रभाव क्या पड़ा कि संयुक्त परिवार प्रणाली इस समय खत्म हो गई और क्या हुआ? एकल परिवार जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अस्तित्व में आए। एकल परिवार क्यों अस्तित्व में आए? भाई जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उस समय छिड़ गया था। तो जो नगरीकरण हो रहा था यानी कि औद्योगिकरण हो रहा था, तो लोग जो है रोजगार पाने के लिए नगरों में जाकर के बस गए थे। तो जहां पर उनको रोजगार मिल रहा था तो वो लोग क्या कर रहे थे कि अपनी अपनी फैमिली लेकर के जो है पलायन कर गए थे। कहां पर? नगरों की ओर, जिससे कि एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली के लिए जो है बहुत ज्यादा मात्रा में अस्तित्व में आए। इसके बाद में क्या था? तीसरा प्रभाव क्या पड़ा था कि महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हुई थी। महिलाओं की स्थिति क्यों सुदृढ़ हो रही थी? क्योंकि इस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत महिलाओं को भी जो है उद्योगों में रोजगार पाने के लिए अवसर दिए जा रहे थे। और दूसरा तो क्या था कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को जो है कम वेतन देना पड़ता था उद्योगपतियों को। तो कोई भी उद्योगपति हो वो कम से कम वेतन देना चाहेगा। तो ये महिलाएं क्या थी कि घरों से निकल करके उद्योग की ओर यानी नगरों की ओर बढ़ने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि महिलाएं आर्थिक रूप से जो है सुदृढ़ हुई और इनका समाज में थोड़ा सा जो स्तर था वो भी बढ़ा। इसके बाद में क्या है? मजदूर वर्ग का शोषण हुआ। मजदूर वर्ग का शोषण कैसे हुआ? मजदूर वर्ग का शोषण होना ही है। हमने आपको क्या बताया है? जनसंख्या वृद्धि इस समय बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी तो औद्योगिक क्रांति तो छिड़ी ही थी, लेकिन औद्योगिक क्रांति छिड़ी थी तो उसके लिए कामगारों की आवश्यकता होती थी ना, मजदूरों की आवश्यकता होती थी। तो मतलब जो होते थे कौन कि जो भी मालिक वर्ग होता था इसका उद्योगों के जो मालिक होते थे तो इन मजदूरों का क्या कर रहे थे? शोषण कर रहे थे। यानी कि कम पैसे दे करके बहुत ज्यादा मात्रा में 16-16, 20-20 घंटे इनसे काम कराया जा रहा था। और क्या क्या किया जा रहा था? पैसा बहुत कम दिया जा रहा था और इनकी स्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। तो इन मजदूरों की स्थिति को ही लेकर के इसी समय जो है कार्ल मार्क्स आए और मजदूरों के हितों में जो है पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। किसके अंतर्गत? कार्ल मार्क्स ने जो है इसी औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत रह करके जो मजदूरों की स्थिति थी इसके खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, तो ये क्या थे? सामाजिक प्रभाव पड़ रहे थे। अब इसके बाद में आर्थिक प्रभाव क्या पड़े? तो आर्थिक प्रभाव बहुत ज्यादा मात्रा में पड़े क्योंकि औद्योगिक क्रांति की पहले जो है क्या था? कुटीर उद्योग थे। कुटीर उद्योग यानी कि छोटे छोटे उद्योग जो है गांवों में जो है व्याप्त थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन छिड़ गया तो इसके अंतर्गत क्या हुआ कि कुटीर उद्योग जो है क्या हो गए? नष्ट हो गए। घरेलू उद्योग क्या हो गए? नष्ट हो गए। और जब घरेलू उद्योग नष्ट हो गए तो लोग कैसे हो गए? बेरोजगार हो गए। जब लोग बेरोजगार हो गए गांव में यानी कि जो ग्रामीण एरियाज थे वहां पर उद्योग नष्ट होने की वजह से लोग बेरोजगार हो गए और ऑलरेडी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन छिड़ा हुआ था और जो फैक्ट्रियां थी वो शहरों में लगाई जा रही थी। तो गांव के लोग क्या, जो युवा वर्ग था वो क्या करने लगा? वो पलायन करने लगा शहर की ओर। तो जब पलायन करने लगा तो जब शहर की ओर जब युवा वर्ग पलायन करेगा यानी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में
जो मतलब कि युवा वर्ग या जो भी व्यक्ति पलायन करेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर नगरीकरण बढ़ेगा, यानी कि जनसंख्या ज्यादा वहां पर उन नगरों में होगी। जब जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो आवास की समस्या आएगी, और इसके साथ में कौन सी समस्या आएगी, जब बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या एक जगह होगी तो जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा, वो दूषित होगा वहां का। तो इससे कौन कौन सी समस्याएं बढ़ी कि शहरों में नगरीकरण बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा। इसके बाद में क्या था, जब नगरीकरण बढ़ा तो आवास की व्यवस्था भी बढ़ी। फिर क्या सॉरी आवास की व्यवस्था जो है सामने, आवास की समस्या सॉरी सामने आई। इससे क्या हुआ, प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण बढ़ा तो क्या हुआ कि इससे जो है जो मजदूर वर्ग थे ये लोग क्या होने लगे, बीमार होने लगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए जो है स्वच्छ एटमॉस्फेयर चाहिए ना, तो नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर चाहिए, जो कि इनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। और क्या हो रहा था कि बड़े उद्योगों का जो है विकास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो रही थी। और क्या हो रहा था, वस्तुओं की कीमतें जो है बहुत कम हो रही थी। क्यों, क्योंकि उत्पादन ज्यादा मात्रा में हो रहा था, तो कम पैसे में क्वालिटी वाली चीजें मिल रही थी। तो इस तरह से जो है कम पैसों में जो है गुणवत्ता युक्त जो है वस्तुएं उपलब्ध हो पा रही थी। फिर क्या था, और इस समय औद्योगिकरण हो रहा था, बहुत सारे कल कारखाने लगाए जा रहे थे, तो क्या हो रहा था, रोजगार भी बढ़ रहे थे। तो और इसके बाद में क्या था कि रोजगार बढ़ रहे थे, खुले बाजारों की व्यवस्था थी। खुले बाजारों की व्यवस्था कैसे, यानी कि हर किसी के लिए बाजार खुला हुआ था। एक देश दूसरे देश में जाकर के क्या कर सकता था, अपना व्यापार कर सकता था। उसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था, किसमें, इन खुला बाजारों में, कि कोई भी गवर्नमेंट जो है इन पर प्रतिबंध लगाए कि किसी अदर कंट्री से आकर के किसी दूसरे कंट्री में कोई भी देश जो है क्या नहीं कर सकता है, उद्योग नहीं कर सकता है, उद्योग धंधे नहीं विकसित कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है, और क्या हुआ कि सरकार ने जो है हस्तक्षेप की नीति जो है अपनाई, मतलब इसने कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसके बाद में क्या था कि उत्पादन व्यवस्था में भी जो है परिवर्तन आया, बहुत ज्यादा उत्पादन व्यवस्था में परिवर्तन आएगा ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस समय छिड़ा था। और सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा इस पर कि इसी समय यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत समाज दो भागों में बट गया। वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग कैसे, कि पूंजीपति वर्ग जो है, जो लोग अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे थे, पूंजीपति वर्ग लोग, ये लोग जो है ज्यादा धनवान हो रहे थे। और ये लोग धनवान हो रहे थे तो ये लोग अपनी फैक्ट्रियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ा रहे थे, और मजदूर वर्गों से जो है कम पैसे में ज्यादा मात्रा में जो है इनसे काम ले रहे थे। और इससे क्या हो रहा था कि मजदूरों की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आ रही थी। तो ये थे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए थी, उसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। आज जो है हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो चैप्टर है आपका बिहार एस्टेट का, उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ आगे का चैप्टर क्या है, वो आपके समक्ष में लेकर के आऊंगी। आई होप यूनिट 5 कल स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट 5 के अंतर्गत देखते हैं क्या चैप्टर है, उस चैप्टर के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे। नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। लेकिन जाने के पहले एक बार ये जरूर कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।